सभी को नमस्कार। आज हम पर्वत निर्माण के संबंध में दिल्ली का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय जो फिसलन सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली का जो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है यह भी पर्वत निर्माण के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यह सिद्धांत दिल्ली ने 1926 में गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्योंकि दिल्ली अपने सिद्धांत में यह बताता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो उसके बाद में यह ऊपरी जो परत होती है पृथ्वी की वो ठंडी होती है और ठंडी होकर वह ठोस हो जाती है। इस ठोस भाग को दिल्ली ने अध स्तर का नाम दिया या इसको अध परत कहा, और यह भी बताया कि यह अध परत ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। अब यहाँ पर दिल्ली का जो सिद्धांत का आधार था, दिल्ली पृथ्वी पर दो ऐसे भाग बताए जहां पर स्थल भाग थे, एक तो दोनों ध्रुव है और एक विषुवतरेखीय क्षेत्र। तो पृथ्वी पर तीन स्थल भाग यानी दो तो ध्रुव की ओर और एक मध्य भाग विषुवतरेखा पर, और इसके बाद में ये जो स्थल भाग थे ये कुछ उभरे हुए थे, उठे हुए थे, और इसको दिल्ली ने गुंबद के आकार का माना। ये जो तीन भाग थे, इन तीनों भागों के बीच में जो जलीय भाग था, इस जलीय भाग को मध्य अक्षांशीय खाई के रूप में और आर्द्र प्रशांत सागर के रूप में दिल्ली ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। इन जलीय भागों में दिल्ली ने यह भी बताया कि जो जलीय भाग थे, जो मध्य अक्षांशीय गर्त और आद्य प्रशांत महासागर थे, इनके नीचे भी आद्य स्तर पाया जाता है, अध स्तर पाया जाता है, यानी इनके नीचे भी आद्य पपड़ी विस्तृत थी और ऊपरी परत का जो घनत्व था वो अध स्तर से अधिक था, यानी अध स्तर का जो घनत्व था वो कम था और ऊपरी जो परत थी उसका घनत्व ज्यादा था। अब यहां पर क्योंकि जो स्थलीय भाग थे ध्रुव की ओर और विषुवतरेखा पर, ये तीन स्थलीय भाग जो उठे हुए भाग थे, इनका जो ढलान था वो जलीय भागों की ओर था और लगातार यहाँ पर अनाच्छादन की क्रिया इन स्थल भागों पर होती है, और इस अनाच्छादन की क्रिया के कारण लगातार तलछट या अवसादों का जमाव इन जलीय भागों में लगातार होता रहता है। तो लगातार जब होता है अवसाद लगातार इन जलीय भागों में जमा होते हैं, तो जो जलीय भाग था वो भूसन्नति में बदल जाता है, यानी भूसन्नति का आकार ले लेता है, भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। भूसन्नति का जब निर्माण होता है, क्योंकि अवसादों का लगातार जमाव इन भूसन्नतियों में होता है, जलीय भागों में होता है, तो यहाँ पर लगातार जब अवसाद होते हैं तो अवसाद के कारण यहाँ सागरीय तली पर दबाव पड़ने लगता है, और दबाव पड़ने के बाद में ये नीचे की ओर बैठने लगती है, घसने लगती है। जब ये घसती है तो इस पर दबाव जो पड़ता है, तो घसने के कारण जो पार्श्ववर्ती जो भाग होते हैं, मान लीजिए ये तीन स्थल भाग और ये जलीय भाग, तो ये दबाव लगातार यहां अवसाद जमा होता है और अवसाद जमा होने के कारण ये तली घसती है, नीचे की ओर ये बैठती है,
फलस्वरूप यहां पर दबाव की क्रिया संपन्न होती है और पार्श्ववर्ती जो भाग होते हैं, जो स्थल भागों के पार्श्ववर्ती जो भाग होते हैं, यहां पर गुंबदों की या स्थल भाग जो उठे हुए भाग थे उनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और गुंबद जब फैलती है, फैलने के कारण इसका जो भार होता है, गुंबदों का जो भार होता है वो कम होता जाता है। जब इसका भार कम होता है तो इसकी जो पूर्ति होती है वो सागरीय तली के रूप में यहां होती है, क्योंकि सागरीय तली का निरंतर घसाव होता है, जिसके कारण से जो तली में जो भार कम होता जाता है, तो इस भार को कम करने के लिए ये पदार्थ इसके नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं। क्योंकि गुंबद लगातार फैलती है, भार कम होता है और यहां पर इसकी क्षतिपूर्ति ये जो सागरीय तली में जो अवसाद जमा होती हैं इनके द्वारा इनकी कमी पूर्ति की जाती है, बहकर ये गुंबद के नीचे की ओर आ जाते हैं। जब ये नीचे की ओर आते हैं तो कालांतर में लगातार अवसाद जमा होते हैं, तो अधिक दबाव के कारण यहाँ पर और घसाव होता है और यहाँ अधिक घसाव होने के कारण जो भूसन्नति होती है उसकी तली टूट जाती है। यहाँ भूसन्नति की जो तली होती है वो टूट जाती है अधिक अवसादों के जमाव के कारण, जिसके कारण से दबाव की क्रिया ज्यादा यहाँ कार्य करती है, जिसके कारण से ये जो भूसन्नति होती है इसकी तली टूट जाती है। यहां पर जब भूसन्नति की तली टूटती है तो गुंबदों का जो आधार होता है, ये आधार भी कमजोर हो जाता है, यानी इसका जो आधार होता है वो कमजोर दुर्बल हो जाता है और जब दुर्बल हो जाता है तो यहां पर गुंबदों में तनाव की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है, क्योंकि टूटते हैं, फलस्वरूप यहां पर जमाव होता है, ऊपर उठते हैं, फैलते हैं, जिसके कारण से लगातार यहां तनाव की क्रिया होती है। उसके कुछ भाग खंडित होकर भूसन्नति की ओर नीचे की ओर खिसकते हैं। तो यहां पर जो गुंबद होते हैं यहां तनाव होता है और तनाव के कारण ये जो स्तरीय भाग है इनके कुछ भाग भूसन्नति की ओर स्थानांतरित होते हैं, जलीय भाग की ओर ये खिसकेंगे, जिसके कारण से ये जो प्रक्रिया होती है ये यहां और दबाव पड़ता है इस प्रक्रिया से, क्योंकि और जो पदार्थ होते हैं उनका जमाव यहां लगातार होता है, गुंबदों से भी यहां पर पदार्थों का जमाव होता है। तो लगातार जब ये खंडित होकर यहां भूसन्नति की ओर स्थानांतरित होते हैं, खिसकते हैं, तो यहां पर प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है यहां अवसादों के कारण भूसन्नति में वलन पड़ते हैं। वलन पड़ने के बाद में जैसे ही वलन की क्रिया होती है, अवसादों में मोड़ पड़ेंगे और यहां पर पर्वतीयकरण की जो क्रिया होती है वो आरंभ होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया डेली महोदय ने बताई कि पर्वतीयकरण की क्रिया अवसादों के लगातार जमा होने से और गुंबद का जो कुछ भाग है, पार्श्ववर्ती भाग है, वो लगातार भूसन्नति की ओर डूबता जाता है या स्थानांतरित होता है। किंतु यहां पर भूसन्नति में जो अवसाद जमा होते हैं वो अधिक सघन हो जाते हैं, फलस्वरूप वो अध स्तर पर तैरते रहते हैं। तैरते हुए डेली ने माना कि ये अध स्तर में जब सघन हो जाते हैं, जो अवसाद जमा होते हैं वो सघन हो जाते हैं, फलस्वरूप ये भूसन्नति का जो भाग है वो अध स्तर में तैरता रहता है और यहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार महाद्वीप खंडों के फिसलन बढ़ने के साथ साथ मलबों से पर्वत का निर्माण होता है और यहां पर महाद्वीप खंडों के लगातार फिसलन बढ़ने से, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि यहां अवसाद
के नीचे की ओर स्थानांतरित होने से जो पार्श्ववर्ती भाग होते हैं इनमें फिसलन होती है और ये भूसन्नति की ओर जमा होते जाते हैं, भूसन्नति में ये जमा होते जाते हैं। तो यहां पर फिसलन जब बढ़ती है तो यहां पर संपीड़न जो बल होता है वो अधिक हो जाता है। फलस्वरूप संपीड़न में वृद्धि होने के कारण यहां पर्वतीयकरण का विस्तार होता है, या हम ये भी मान सकते हैं कि यहां पर पर्वतों का जो उत्थान होता है वो उत्थान इस प्रक्रिया के दौरान संपन्न होता है। तो यहां पर अधिक भार के कारण भूसन्नति की तली टूटकर नीचे खिसक जाती है, क्योंकि लगातार यहां पर अवसाद होते हैं और ये तप्त जो बेसाल्ट ग्लासी मैग्ना होता है या ग्लासी बेसाल्ट होता है वहां उसमें डूब जाती है, जैसे इस डायग्राम में अपन ने समझाया है। तो यहां पर बेसाल्ट में डूब जाती है और इसके खंड भी धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। ये इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जैसे ही इसके आयतन में वृद्धि होती है तो इसमें इसका जो मलबा होता है वो पुनः ऊपर की ओर उठता, और जिसके कारण से यहाँ पर पर्वतों में पुनः उत्थान होता है। पर्वतों का वो दोबारा ऊंचाई प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो दिल्ली ने भूसन्नति या महाद्वीपीय फिसलन के आधार पर पर्वतों का जो निर्माण बताया, इसके आधार पर जैसे यहाँ भूसन्नति का निर्माण होता है, लगातार यहाँ अवसादों का जमाव होता है और अवसाद जमा होने के कारण ये जो भाग है भूसन्नति का जो आधार जो तल होता है वो टूट जाता है, और टूटने के कारण ये जो भाग होता है वहां पर पर्वत जो स्थल भाग होते हैं, जो पार्श्ववर्ती भाग होते हैं, उनमें उभार आता है। तो स्थलीय भाग होते हैं उनकी भी जो तली होती है वो कमजोर होती है और वो टूट जाती है, और ये जो भाग होता है ये ग्लासी मैग्ना के नीचे प्रवेश कर जाता है, ये पिघलता है। फलस्वरूप ये जो भाग होता है ये पर्वतों के रूप में यहां इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार दिल्ली का जो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है, दिल्ली महोदय ने धरातल पर पर्वत निर्माण के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब हम वैगनर और प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर पर्वतों का जो निर्माण प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सिद्धांतों को हमने पहले पढ़ लिया है। वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है और प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो संक्षिप्त में यहाँ पर्वत निर्माण से संबंधित इन सिद्धांतों की बात करेंगे। तो चूंकि वैगनर ने महाद्वीपों में जो स्थानांतरण होते हैं या महाद्वीपों में या स्थलीय भागों में जो प्रवाह होते हैं वो दो तरह से प्रवाह होते हैं, एक तो पश्चिम भाग की ओर और दूसरा विषुवत रेखा की ओर स्थल भागों का प्रवाह होता है। जब पैंजिया टूटता है दो भागों में पैंजिया का विभाजन होता है, एक उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इन दोनों भागों का के मध्य टैथिस सागर का निर्माण होता है, और टैथिस सागर के निर्माण के बाद में जुरेसिक जो काल होता है उसमें ये जो भाग होते हैं ये भाग टूटते हैं लोरेशिया और गोंडवाना, और पश्चिम की ओर और भूमध्य रेखा की ओर ये भाग प्रवाह करते हैं। तो जैसे ही ज्वारीय बल के कारण स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं और गुरुत्व और प्लवनशीलता बल के कारण स्थल भाग विषुवत रेखा की ओर प्रवाह करते हैं। तो पश्चिम की ओर अगर प्रवाह करते हैं स्थल भाग तो इनकी गति असमान होती है, जिसके कारण से अंध महासागर एस आकार का होता है। और जैसे ही जैसे ये पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं तो जो इनके पश्चिमी जो किनारे होते हैं उनकी तली और महासागरीय जो तली होती है वो टकराती है, और यहाँ पर वलन पड़ते हैं संपीड़न बल के कारण। जो पश्चिमी भाग होते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के, वहां पर रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो
अफ्रीकी और एशिया का जो भारत का जो भाग है, दक्षिणी भाग, और यूरेशिया का जो भाग है वो भूमध्य रेखा की ओर आता है। टेथिस सागर टेथिस भूसन्नति में बदलता है और टेथिस भूसन्नति लगातार यहाँ अवसादों का जमा होता है और इसी दौरान जो स्थल भाग है उत्तर और दक्षिण के, वो लगातार विषुवत रेखा की ओर दबाव डालते हैं, भूसन्नति पर दबाव पड़ता है, संपीड़न का बल यहाँ काम करता है। फलस्वरूप टेथिस भूसन्नति से यहाँ वलन पड़ते हैं और वलन की क्रिया के कारण यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो वैगनर ने महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है पर्वत निर्माण क्रम में ये जानकारी हमें प्रदान की। प्लेट टेक्टोनिक की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो 6 प्लेटें होती हैं, बड़ी प्लेटें होती हैं और 20 प्लेटें छोटी होती हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। तो बड़ी जो प्लेटें होती हैं और छोटी प्लेटें होती हैं, इनके किनारे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे विवर्तनिक घटनाएं घटती हैं। ज्वालामुखी और जो भूकंप की क्रिया है वो इन किनारों के सहारे संपादित होती हैं। तो जब 2 प्लेटें महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो यहां पर रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। ऐसे ही यूरेशिया, अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराती हैं तो यहां पर एक भाग दूसरे भाग के नीचे क्षेपित होता है, फलस्वरूप आल्प्स और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर भी हम पर्वतों के निर्माण के संबंध में जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पर्वतों के निर्माण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े, जिन सिद्धांतों के आधार पर हम पृथ्वी पर जो पर्वतों का निर्माण होता है उसकी उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इन सिद्धांतों के माध्यम से हमने प्राप्त की। धन्यवाद।